अपना टॉपिक क्या है? सी द टॉपिक, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. Scope of total income, section 5 of income tax act 1961. And first point is what it determines. What it determines the extent and scope of income. Kitna extent and scope of income is what? Which is chargeable to tax. It means scope of income means what? Which items of income are included? कौन सा item include होगा and which items are excluded while computing tax liability. ये तो common है ना. कौन सा अभी टैक्स भरना है तो कौन सा आइटम इंक्लूड होगा? स्कोप ऑफ इनकम में कौन सा आइटम इंक्लूड होगा, कौन सा आइटम एक्सक्लूड होगा, वो भी पता रहना चाहिए ना. बराबर है कि नहीं? अभी कोई बंदा बाहर कमा रहा है, उधर कमाया उसने, बराबर है, टैक्स विक्स सब भर दिया उधर, और इधर रेमिट किया पैसा, अपने फादर या मदर को इधर पैसा रेमिटेंस भेजा, रेमिटेंस, तो वो फादर और मदर का इनकम थोड़ी हुआ. तो इसलिए याद रखना है, कोई पैसा भेज रहा है, रेमिटेंस कर रहा है, तो वो इनकम नहीं है. दैट इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. बराबर है कि नहीं? रेमिटेंस भेजा तो वो इनकम नहीं है, वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होता रेमिटेंस. राइट है कि नहीं? समझा? तो ये सब स्कोप ऑफ इनकम में आएगा, कौन सा इनकम चार्जेबल है, कौन सा नहीं चार्जेबल है. अभी जैसे देखो, एक आइटम है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. क्या? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. जिसको लिखना है तो साइड में लिख सकता है अपने नोटबुक में. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये भी इनकम है. दिस इज ऑल्सो इनकम, बट ये क्या है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. कितने अमाउंट तक? 10 लाख. अगर आपने प्रीवियस ईयर में 10 लाख तक का डिविडेंड अर्न किया है तो आपको टैक्स नहीं भरना है. समझा? 10 लाख के ऊपर जाएगा तो टैक्स भरना है. 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है. तो अगर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आया तो वो इंक्लूड नहीं होगा इनकम में. दैट इज व्हाट स्कोप. समझे कि नहीं? दैट इज व्हाट स्कोप ऑफ इनकम. राइट? So everyone have to remember this. The term scope of income means what? Which item of income? Which item of income are included? Scope of, देखो, scope of income. Which items of income are included and which items are excluded while computing what? Tax liability. जब हम लोग tax liability compute करेगा तभी. That's it. अभी सबसे मेन प्रैक्टिकल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज गिवन हियर? सी, द स्कोप ऑफ इनकम डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन. व्हाट? द स्कोप ऑफ इनकम. व्हाट बेटा? द स्कोप ऑफ इनकम या स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन. पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस इज व्हाट? What is the residential status of the person? Accordingly, the scope of income will depend. Right? So, याद रखो, scope of income depends upon the residential status of the person, where three broad categories of person in case of individual Hindu undivided family, मतलब HUF, are as follows. तो याद रखना बेटा, the scope of income, what? The scope of income depends upon the residential status of the person. Scope of income depends upon what? Residential status. Right? Residential status of the person, where three broad categories of persons in case of individual and HUF are as follows. तो हमेशा याद रखना ये word, this word. Scope of income depends upon, this word is very important. याद रखो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं. ठीक है? तो देखो क्या बेटा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन. ये याद रखो, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं. ठीक है? डिपेंड्स अपॉन व्हाट? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन. ठीक है? ये लो, सो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. सो द स्कोप ऑफ इनकम, व्हाट बेटा? What scope of income depends upon the residential status of the person. अब residential status क्या है person का? तो देखो, residential status में अभी आपने पीछे किया पार्ट में कि residential status में बंदा resident होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा. और रेसिडेंट हो गया तो उसमें दो सेक्शन है, दो पार्ट है. एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है
और सेकंड वन इज व्हाट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. व्हाट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड सेकंड वन इज व्हाट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो फाइनली अगर आप देखो तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए 3 कैटेगरीज बन गई. कितनी बन गई? 3 कैटेगरीज. एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. सेकंड, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? ये रेसिडेंट के ही पार्ट है, राइट है. बट ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे हम लोग सब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है क्योंकि हम ज्यादा दिन इंडिया में रहते हैं, और ज्यादा दिन में भी कितना दिन रहना चाहिए वो कंडीशन आपने पीछे देखी कि अगर बंदे को ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना है तो प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल का रेसिडेंट, एंड प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल में 7 इयर्स में 730 डेज और मोर होना चाहिए. ये सब आपने देखा कि तभी वो बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. अदरवाइज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. और फाइनली नॉन रेसिडेंट तो पता ही है, जो बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा वो बंदा नॉन रेसिडेंट होगा. तो याद रखना बेटा, scope of total income depend upon what, residential status of the person, and under section 5 these three are what, broad categories of person in case of individuals and HUF. याद रखो, सबसे पहला क्या हो गया? resident and ordinary resident. Second one is what, resident but not ordinary resident. Resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and third one is what, non-resident. सिंपल, वेरी सिंपल. क्लियर है? तो याद रखना ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोप ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 5. अब यही 3 ब्रॉड कैटेगरी के हिसाब से एक चार्ट दूंगा मैं. वो चार्ट जिसको याद हो गया उसका 15 मार्क्स फिक्स, कोई नहीं रोक सकता. बराबर है? 15 मार्क्स उसका कोई नहीं रोक सकता. तो वो चार्ट है बेटा, आ जाओ. यही तीनों के ऊपर बेस है. देखो, सी है, दिख रहा है सबको चार्ट का? चलो ठीक है, चार्ट दिख रहा है ना सबको? ओके. सी, रेसिडेंशियल स्टेटस, व्हाट बेटा? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ व्हाट, इनकम. क्या बोल रहा है बेटा आपको? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम. उसमें सबसे फर्स्ट कॉलम है आपका नेचर ऑफ इनकम. व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम? नेचर ऑफ इनकम. याद रखना, अब नेचर ऑफ इनकम इज द फर्स्ट कॉलम. फिर उसके बाद दैट हैज बीन बाइफर्केटेड इनटू 3 पार्ट्स. अभी देखा ना, 3 ब्रॉड कैटेगरीज, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड फाइनली नॉन रेसिडेंट. Everyone have to remember it. Residential status and taxability of income. So first, nature of income will be there, and it has been classified 3 broad categories: resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident. अब आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे तो देखो, हमेशा याद रखना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ ना, तो देख रहे हो सारी इनकम, ऑल द इनकम आर टैक्सेबल. दिख रहा है? पूरा लाइन से टैक्सेबल है. तो हमेशा याद रखना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो उसकी कोई भी इनकम हो, सब टैक्सेबल है. राइट है? तो आ जाओ, अभी सब लोग ध्यान देना. व्हाट आर द नेचर ऑफ इनकम? व्हाट आर द नेचर ऑफ इनकम में देखो इधर, देखो, अगर कोई भी इनकम, याद रखो, इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, क्या कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो रही है, या इंडिया में एक्रू हो रहा है, आउटस्टैंडिंग है, अराइज हो रहा है इंडिया में, या इंडिया में मिलने वाला है, इंडिया में मिलने वाला है, या डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, या इंडिया में आउटस्टैंडिंग होने वाला है, मतलब पूरा इनकम का रिलेशन इंडिया से आ गया. इंडिया में मिलने वाला है, इंडिया में मिलेगा, इंडिया में एक्रू होगा, इंडिया में मिला है, बराबर है, इंडिया में मिलने वाला है, जो भी है इन इंडिया आ गया ना, वेदर इट इज रिसीव्ड और एक्रू और अराइजेस और डीम्ड टू बी रिसीव, मिलने वाला है, मे भी मिल सकता है इंडिया में, डीम्ड टू एक्रू इंडिया में ही अराइज होगा. तो कुछ भी अगर इन इंडिया आ गया ना, और ये सारे वर्ड याद रखो, रिसीव्ड, रिसीव्ड व्हाट, इन इंडिया, एक्रू और अराइज इन इंडिया,
डीम्ड टू बी रिसीव, डीम्ड मतलब हो सकता है इंडिया में मिलेगा अपने को, राइट। डीम टू एक्रू, डीम टू एक्रू, अराइज होने वाला है, आउटस्टैंडिंग होने वाला है इंडिया में वो इनकम, बराबर है, मालूम पड़ा। तो याद रखो, रिसीव्ड होगा, एक्रू और अराइज होगा इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, व्हाट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मालूम पड़ा। ऐसा सोचा है कि हमने इंडिया में ही मिला है, राइट है, क्योंकि इंडिया के बेसिस पे ही इंडिया में काम किया है तो मिला है आपको, राइट है। डीम टू अक्रू इन इंडिया, तो अगर ये चारों में से कोई भी वर्ड मिल गया तो याद रखना, और इन इंडिया होना चाहिए, तो वो इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, फॉर एवरीवन। दिख रहा है, रेसिडेंट या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और नॉन रेसिडेंट, सबके लिए, फॉर एवरीवन इट इज टैक्सेबल। दिख रहा है, देखो चारों टैक्सेबल है, ऑल आर टैक्सेबल, राइट। क्लियर, पक्का, लॉक कर दो। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम विच एक्रू और अराइजेस इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, आ गया ना इन इंडिया में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा फॉर एवरी कैटेगरीज, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा फॉर एवरीवन। डीम्ड मतलब यस, बराबर, डीम्ड मतलब होगा, ऐसा एजम्पशन है कि यस ऐसा डीम्ड है कि भाई वो रिसीव्ड इन इंडिया ही होगा, हमने सोचा है, हमने ऐसा एज्यूम किया है कि वो मिलेगा इंडिया में, डीम्ड, राइट है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, ऐसा मिलेगा, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ वो मिलेगा, राइट है, वो अराइज होगा, वो एक्रू होगा इन इंडिया में, राइट, डीम्ड, ओके। तो ऐसा भी केस हुआ, यस, अगर वो पार्ट एज्यूम किया कि भाई हाँ इधर ही मिल रहा है, तो सोच रहा है कि हाँ इसको समझ रहा है कि वो यस डीम टू बी रिसीव्ड है, तो वो भी इंडिया का पार्ट हो गया, इंडिया के इनकम, इंडियन इनकम का पार्ट हो गया, तो इंडियन इनकम आ गया, ये चारों केस आ गया, तो सबके लिए टैक्सेबल। चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, क्या दिया आपने को, देखो इधर, अब सब लोग ध्यान देना, नेक्स्ट वाला देखो, सिंपल है फॉर ऑल थ्री कैटेगरीज याद करने के लिए, चारों इनकम, शाबाश राहुल, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जरा ध्यान देना, इनकम विच एक्रू एंड अराइजेस आउटसाइड इंडिया, व्हाट इनकम विच एक्रू एंड अराइजेस आउटसाइड इंडिया, ये देखो यहां दिया मैंने, इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में एक्रू या अराइज हो फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, इनकम विच एक्रू, इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के बाहर, राइट। सो इनकम विच एक्रू एंड अराइजेस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट वो बिजनेस किधर से कंट्रोल कर रहे हो आप उसका, इंडिया से। इनकम भले एक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है आपको आउटसाइड इंडिया, बाहर, इनकम बाहर है, एक्रू या अराइज हो रहा है, राइट, इनकम विच एक्रू एंड अराइजेस आउटसाइड इंडिया, बट वो जो बिजनेस आप कंट्रोल कर रहे हो, जिस बिजनेस का इनकम आपको बाहर अराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्री में आपको इनकम अराइज हो रहा है, एक्रू हो रहा है, जनरेट हो रहा है, लेकिन उसका बिजनेस किधर से कंट्रोल हो रहा है आपका, इंडिया से। बिजनेस फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, या आपने प्रोफेशन वो सेटअप किया है इंडिया, बट इनकम एक्रू हो रहा है आउटसाइड इंडिया। तो कभी भी याद रखना, अगर ऐसा केस आ गया ना, तो ये सिर्फ दो कैटेगरीज के लिए टैक्सेबल होगा, दैट इज रेसिडेंट की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, रेसिडेंट। तो रेसिडेंट में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो रिमेंबर दिस, एवरीवन हैव टू रिमेंबर दिस। व्हाट, अगर क्या केस आया, इनकम विच एक्रू और राइजेस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड, from a business controlled from India or profession set up in India, अगर ऐसा केस आ गया तो that will be taxable for both, both means resident and ordinary resident and resident but not ordinary, दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा फॉर बोथ, ओके। हाँ, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा केस आया तो सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होने वाला नहीं, याद रहेगा, पक्का।
Definitely. So everyone have to remember this. What you have to remember is income which accrue and arises outside India. Income which accrue and arises outside India from a business controlled from India. Business controlled from India or profession set up in India. That's it. So if this case is there, then that will be taxable for resident. रेसिडेंट में रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ये दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बट नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. रिमेंबर इट एवरीवन. ओके, क्लियर, पक्का? तो याद रखो, क्या आपको इनकम बाहर जनरेट हो रहा है या एक्रू या अराइज हो रहा है बाहर, इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री में, बट आपने वो जो बिजनेस है, वो बिजनेस आप कंट्रोल कर रहे हो इंडिया से, या आपका प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में, तो ऐसा केस हुआ ना बेटा, तो याद रखने का, दैट विल बी टैक्सेबल फॉर बोथ रेसिडेंट. मतलब रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, दोनों के लिए टैक्सेबल, वो दोनों को टैक्स भरना पड़ेगा उस इनकम के ऊपर. समझ गया? नॉन रेसिडेंट को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. नॉन रेसिडेंट विल नॉट गोइंग टू पे द टैक्स. दैट्स इट. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट वन, any other income. What? Any other income which accrue or arises. देखो, any other income which accrue, arises or received outside India. अब कोई भी इनकम सीधा आउटसाइड इंडिया ही मिला, अब आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, एक्रू हो रहा है, अराइज हो रहा है, लेकिन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया नहीं है, ये केस होता तो आगे, इफ दिस केस वाज देयर, देन नॉर्मल सी बात है, वो दो जन के लिए टैक्सेबल हो जाता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी. बट ये नॉर्मल केस क्या है कि अब बंदे को इनकम आउटसाइड इंडिया ही मिल रहा है, या आउटसाइड इंडिया ही एक्रू, अराइज, सब कुछ आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बाकी कुछ नहीं दिया, बिजनेस कंट्रोल कुछ नहीं दिया है फ्रॉम इंडिया, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ बोला है बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इधर इस केस में नहीं. तो अगर ऐसा केस आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फॉरेन इनकम तो है, अभी ऊपर वाला भी फॉरेन इनकम था, लेकिन ये कंट्रोल फ्रॉम इंडिया था. अब ये तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया भी नहीं है, ये इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया भी नहीं है बेटा. क्या ये इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है? मालूम पड़ा? तो ये इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है, इसका मतलब क्या, दिस इनकम इज नोन एज फॉरेन इनकम. ये तो अपना फॉरेन इनकम हो ही गया, स्पेसिफिकली दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम. और बेटा अगर फॉरेन इनकम हो गया, तो फॉरेन इनकम में याद रखो हमेशा, फॉरेन इनकम में जो भी टैक्स होता है, जो भी टैक्स होगा, वो सिर्फ किसको चार्ज होता है फॉरेन इनकम का, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी वाले को. इसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी. फॉरेन इनकम पे टैक्स कौन भरेगा? ओनली दिस पर्सन, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बाकी कोई नहीं भरेगा. तो देखो, any income, any other income which accrue, arises or received outside India, so that is taxable to whom? Resident and ordinary resident. That's it. उसके बाद देखो नॉट टैक्सेबल है, तो जितना ग्रीन ग्रीन देख रहे हो सब टैक्सेबल है, राइट है बेटा? टैक्सेबल हो गया, मालूम पड़ गया? तो हमेशा याद रखना, ये एनी अदर इनकम विच एक्रू और अराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड हो रहा है, एक्रू हो रहा है, राइज हो रहा है, तो दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम. नेचर ऑफ इनकम इज व्हाट, दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम. अब ये फॉरेन इनकम है, और ये इनकम आप इसका कोई बिजनेस कंट्रोल भी नहीं कर रहे हो इंडिया से, बराबर है? तो दिस फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल टू ओनली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ये सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्सेबल होगा, बाकी कोई उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरने वाला. सिर्फ ये बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही टैक्स भरेगा. दैट्स इट. समझा? मालूम पड़ा? तो ये देख रहे हो आप कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बंदा ये सब इनकम के ऊपर टैक्स भरता है. एवरी इनकम, इन ईच एंड एवरी इनकम, दिख रहा है? सब इनकम इसकी टैक्सेबल, ऑल इनकम, बराबर है? राइट. अब देखो फाइनली एक केस है जो कि मैंने ये स्टार्ट होने से पहले बताया था, रेमिटेंस. रेमिटेंस मतलब पैसा भेजना.
अरे भाई आप रेमिट कर रहे हैं, रेमिट करेगा तो क्या इनकम होता है क्या? दैट इज नॉट एन इनकम, तो रेमिटेंस है यार। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी रेमिटेंस दिखा, जैसे रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, भाई आप कमा रहे हो, आपने भेज दिया पैसा इधर इंडिया में अपनी फैमिली को, रेमिट कर दिया, तो दैट इज नॉट एन इनकम, वो इनकम नहीं है भाई, वो रेमिटेंस है। तो जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स क्यों भरेगा? कॉमन सी बात है। तो इसलिए देखो एक चार्ट में दिया है, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। यस, व्हाई? बिकॉज इट्स अ रेमिटेंस यार, इट्स नॉट एन इनकम, इट्स अ रेमिटेंस। बराबर है? वो क्या है बेटा आपका? रेमिटेंस होता है। तो रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम, वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसलिए देखो इसको अलग से सेपरेटली दिखा है मैंने, रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम, दैट इज व्हाई नॉट टैक्सेबल। इसको चाहिए तो मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल। याद रखो सब लोग, बराबर? रेमिटेंस कभी भी, रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम, हमेशा याद रखना। क्या? रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम, सो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल, रेमिटेंस हमेशा याद रखो वो टैक्सेबल नहीं होता। क्लियर है? पक्का? लॉक कर दूं? पक्का ना? चलो सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो पहले। एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट, एवरीवन। ओके, सो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो हमेशा याद रखना, अगर क्या हुआ बेटा आपका, क्या रेमिटेंस आया, रेमिटेंस, इफ देयर इज अ रेमिटेंस, तो रेमिटेंस हमेशा याद रखना, रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम, रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम, वो इनकम नहीं है। तो जब इनकम नहीं है तो टैक्सेबल भी नहीं होगा, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। बराबर है? हो गया अटेंडेंस सबका? कोई बाकी नहीं है ना? अटेंडेंस मिस मत करना, बराबर है? चलो, तो बेटा याद रखो, रेमिटेंस व्हाट बेटा? रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, कोई भी रेमिटेंस आया तो दैट इज नॉट एन इनकम, और जब इनकम नहीं होगा तो चार्जेबल टू टैक्स भी नहीं होगा, दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कॉमन सी बात है, रेमिटेंस है, इट्स नॉट एन इनकम। ठीक है, ये याद रखना। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बस अगर ये चार्ट आपको याद हो गया ना, तो आपका 15 मार्क्स तो कोई नहीं रोक सकता। अभी तो फिलहाल 20 मार्क्स हो जाएगा, 20 मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता। बराबर है? ये चार्ट के ऊपर आपको सिचुएशन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको बताना है। तो हमेशा याद रखना, इफ इन इंडिया आ गया रिसीव्ड, एक्रू और अराइजेस, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू एक्रू इन इंडिया, तो तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल हो गया। दिख रहा है? फॉर ऑल थ्री कैटेगरीज, ऑल थ्री कैटेगरीज। देखो इधर देखो, सिस्टम देखो, फॉर ऑल थ्री कैटेगरीज के लिए टैक्सेबल। और इनकम एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम है, बट बिजनेस कंट्रोल किधर से हो रहा है? बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम, यस, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? दैट्स इट। बराबर है बेटा? रेमिटेंस रिसीव्ड इन इंडिया तो रिसीव्ड ही हुआ ना बेटा, वो तो इंडिया का ही होगा। रेमिटेंस आ गया ना, रेमिटेंस किधर से भी हो वो टैक्सेबल ही नहीं है। रेमिटेंस मतलब तूने भेजा है ना, बराबर है? तो वो टैक्सेबल थोड़ी होगा, इट्स नॉट एन इनकम। ठीक है, रेमिटेंस बाहर की कंट्री से इधर के लिए होता है नॉर्मली, ठीक है? और इंडिया में भेजा है तो वो तो नॉर्मल रेमिटेंस है, ठीक है? तो वो सब रेमिटेंस कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, रेमिटेंस इज नॉट एन इनकम, याद रखो। सो एनी अदर इनकम विच एक्रू, दिख रहा है? इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, फॉरेन इनकम है, लेकिन बिजनेस कहां से कंट्रोल कर रहा है आप? इंडिया से, या प्रोफेशन आपका सेटअप है इन इंडिया, या आपका प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, तो ऐसे केस में याद रखना, सिर्फ दो कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा, टू कैटेगरीज ऑफ पर्सन, दैट इज व्हाट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बराबर है? राइट? बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया आ गया तो दो कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए टैक्सेबल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर है? पक्का? लॉक कर दो। और अगर सीधा फॉरेन इनकम आ गया, एनी अदर इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, एक्रू अराइजेस और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो वो सिर्फ फॉरेन इनकम आया तो सिर्फ एक ही बंदे को टैक्सेबल होगा, और वो कौन है?
यस, दैट विल बी व्हाट, वो आपका बंदा होगा क्या, सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा कौन होगा बेटा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, मालूम पड़ा। और रेमिटेंस आया तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं, रेमिटेंस आया तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है, बराबर है। रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल टू एनीवन। ओके, क्लियर है। रेमिटेंस, क्योंकि रेमिटेंस इनकम होता ही नहीं है, समझा। तो सब लोग ये चार्ट अच्छे से रिवाइज करना, ये चार्ट मैं ग्रुप पे भी अभी भेज दूंगा, बराबर है, मालूम पड़ा ये चार्ट। ठीक है, तो ये अच्छे से रिवाइज करना। एंड कल से हम लोग इसका प्रैक्टिकल, जो आपका प्रैक्टिकल 15-20 मार्क्स करेगा वो सॉल्व करेंगे। सो अच्छे से करना। थैंक यू सो मच।